हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग कल्चर में अब बात करेंगे सांस्कृतिक तत्व संकुल, प्रतिमान और क्षेत्र के बाद संस्कृति की अवस्थाएं, यानी वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो संस्कृति उस फेज से गुजरी है। ठीक है, तो फेजेस ऑफ कल्चर। मानव का उद्भव जब से इस पृथ्वी पर हुआ है, टीनेजोइक युग, प्लाइस्टोसीन काल, तब से लेकर आज तक जिन जिन अवस्थाओं से गुजरा है उनको फेजेस ऑफ कल्चर कहते हैं। यानी आप अपने जीने का ढंग उसका बदलता रहा समय के साथ, और उसने उसी तरीके से अपने जीने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों का निर्माण किया और लगातार उत्तरोत्तर तरक्की करता चला गया। तो मॉर्गन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, इन्होंने इसकी 3 अवस्थाओं में मोटा मोटा बांट दिया अब तक का इनका जो रिवोल्यूशन है उसके हिसाब से। पहला इन्होंने कहा जंगली अवस्था, अरण्य या जंगली अवस्था, इंग्लिश में सेवेजरी स्टेज। आदिम अवस्था, जंगली अवस्था, जब असभ्य मानव एक तरीके से था तो उसको उन्होंने जंगली कह दिया, इसको असभ्य भी कहा गया कहीं कहीं। ठीक है, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई बार्बर अवस्था, बार्बरिज्म। बार्बरिज्म अवस्था, ये ध्यान रखिएगा कि जो मॉर्गन ने बताया है वो जहाँ से कृषि की शुरुआत हुई है, एग्रीकल्चर की, उससे पहले की अवस्था जंगली अवस्था उन्होंने बताया। जहाँ से कृषि की अवस्था शुरू होती है वो बर्बर अवस्था है। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है, 1 2 3 में किस क्रम में आया, तो लोग जनरली जो बार्बरिज्म है उसको आगे पीछे कर देते हैं, बर्बर को पहले लगा देते हैं नंबर। इसका क्रम पूछा है, यही क्रम है इसका विकास का। और तीसरी सभ्यता की अवस्था, सिविलाइजेशन, तो ये इनका क्रम है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। अब आप देखिए हर्बर्ट स्पेंसर, ये कहते पहली अवस्था है शिकारी एवं कंद मूल फल एकत्रित करने की अवस्था, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। फिर दूसरी है पशुचारण अवस्था, पेस्टोरल स्टेज। फिर है कृषि अवस्था, एग्रीकल्चर स्टेज। फिर है औद्योगिक अवस्था, इंडस्ट्रियल स्टेज। तो ये भी एक सेट पैटर्न बताते हैं। इसी तरीके से एस सी दुबे, इन्होंने कहा आदि पाषाण युग, अर्ली स्टोन एज। फिर इन्होंने बताया पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, और लास्ट में आयरन एज। ये इनका वर्गीकरण है एस सी दुबे का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टाइन बी, इनका थोड़ा यूनिक टाइप का वर्गीकरण है। इन्होंने कहा संस्कृति का जन्म होता है बर्थ ऑफ कल्चर, संस्कृति की प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी ऑफ कल्चर, ओल्ड एज ऑफ कल्चर, संस्कृति की वृद्धावस्था, और संस्कृति की मृत्यु, डेथ ऑफ कल्चर। ये इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो ये कई बार पूछा गया है, इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। संस्कृति के प्रमुख घटक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, विचारधारा, कला, आर्ट एंड भाषा, कॉमन चीज है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है संस्कृति का वर्गीकरण। मटेरियल कल्चर और दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। ये किसने डिवीजन किया है? ऑगवर्न। ऑगवर्न की भी एक पुस्तक है, सोशल चेंज, और ये सोशल चेंज जो है 1922 में लिखी गई है, 1922।
इसमें इन्होंने ये बताया है ऑगवर्न ने कि मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मानव ने शुरू से लेकर आज तक, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, यानी प्लाइस्टोसिन एज मान लीजिए, पुरापाषाण काल मान लीजिए, तब से लेकर आज तक जो कुछ भी बनाया है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, जिनको उन्होंने वो बनाए औजार हथियार, खाने पीने के बर्तन, हल बैल, कृषि करने के यंत्र, है ना, भोजन को सुरक्षित करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हथियार बनाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी से लेकर उसने आधुनिक चीज़ें बनाई, मशीन, हवाई जहाज। शुरुआत उसने की होगी बैलगाड़ी से, पहिए का आविष्कार जब हुआ था वहाँ से शुरुआत हुई, और बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक मानव ने सुपरसोनिक, अब तो पता नहीं क्या क्या बना डाला है ना। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य ने एक तरफ वो चीज़ें बनाई जिससे, जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिनका आकार होता है, जिनको उन्होंने मूर्त स्वरूप दिया, उसको कहते हैं भौतिक, भौतिक मटेरियल, भौतिक संस्कृति। यानी संस्कृति के ही दो पार्ट हो गए, जिसमें पत्थरों के औजार, हथियार, बर्तन, लौ युग के पत्थर स्थान लेने, मतलब रेलगाड़ी, वायुयान, रेडियो, घड़ी, टीवी, सिनेमा, कंप्यूटर, है ना, रोबोट बना दिए। तो वो ये कहते हैं कि दो तरह की चीजें बनाई, एक उसने अभौतिक चीजें बनाई, जिसमें क्या क्या आएगा, रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, कस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, है ना, और कानून, लॉ, आर्ट, नृत्य, संगीत, म्यूजिक। कहने का मतलब है, एक तरफ उसने वो चीजें बनाई जिन्हें ना छुआ जा सकता है, ना उनका कोई स्थान है, ना कोई आकार लेती हैं, अभौतिक चीजें जिनका कोई स्वरूप नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है ना। परंपरा, प्रथाएं, रीति रिवाज, भाषा, प्रतीक, साहित्य, संगीत, ये सारी चीजें जो है नॉन मटेरियल पार्ट है, नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर। और दूसरी तरफ सुई से लेके जहाज तक की जितनी चीजें, कंप्यूटर से लेके सब कुछ जो भी आप देखते हैं, एवरी मैन मेड पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर। तो जो ऑगबर्न ने इसको दो भागों में बांटा है, अब इसी को आप देखिए कि जो ऑगबर्न कहते हैं जिस चीज को ऑगबर्न ने भौतिक और अभौतिक कहा, उसी को मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर एवं पेज, ये कहते हैं इसी को सभ्यता और संस्कृति। यानी अकॉर्डिंग टू मैकाइवर जो अभौतिक पार्ट है, मैन मेड नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर इज एक्चुअली
called as a culture according to McIver and Page. He is American sociologist, joint writer, and his book is Society. He said that what we are, that is our culture, and what we have, that is our civilization. ये कल्चर और सिविलाइजेशन को दो भागों में बांट देते हैं. इसको कहते हैं सिविलाइजेशन, और इसको कहते हैं कल्चर. क्लियर हो गया ये चीज? भौतिक चीजों को इन्होंने सभ्यता कहा. अब आप देखिए कि विश्व में जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं उनको सभ्यता नाम से पुकारा गया है. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता. प्राचीन 9 सभ्यताएं हैं. कौन कौन सी हैं? भारत जैसे एशिया में है, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता जो चाइना में है ना, मेसोपोटामिया इराक में है. तो ये 3 जो हैं ये आपके एशिया में हो गई. इसी तरीके से रोम, ग्रीस, क्रीट यूरोप में हो गई. माया सभ्यता मैक्सिको में है, और नील सभ्यता जो आपकी विश्व में 9 सभ्यताएं मानी गई हैं. अफ्रीका में जो है वो नील इजिप्ट, नील नदी के सारे ये वाली है ना. एशिया में इंडस वैली, ये ये क्या नाम, सुतका गैंडोर से लेके आलमगीरपुर, दैमाबाद और बुर्जहोम, ये भारत में सभ्यता है. इसी तरीके से बेबीलोन, रोम, ग्रीस, क्रीट यूरोप में हो गई 3, है ना. 1 2 और एक है मेसोपोटामिया. तो 1 एशिया में कौन सी होगी? 1 2 3. अफ्रीका में एक हो गई, 3 यूरोप में हो गई, 3 3 6, एक 7, और एक हो गई माया मैक्सिको, माया, और ये हो गई पेरू. पेरू कहाँ है? इनका. तो मैक्सिको, इनका, पेरू, रोम, ग्रीस, क्रीट, रोम, ग्रीस, क्रीट, ये 3 सभ्यताएं हो गई यूरोप में. अफ्रीका में एकमात्र है नील सभ्यता और मेसोपोटामिया. सिंधु सभ्यता और बेबीलोन. तो ये कुल मिला के जो 9 सभ्यताएं हैं, इन सबका नाम सभ्यता क्यों है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सभ्यता क्यों है? सभ्यता इसलिए है कि जितने भी चीजें हमको खुदाई में मिली हैं उसको खोदने पर उसका पता लगाया, फिर उसको खोद खोद के निकाली गई चीजें, तो वो सारे के सारे क्या मिले हैं? मटेरियल पार्ट मिले हैं. चाहे वहाँ मूर्ति मिली हो, चाहे वो किसी के तीर धनुष का मिला हो, मातृ देवी की मूर्ति मिली हो, जितनी भी चीजें सारी सभ्यताओं में निकल के आई हैं वो सब के सब क्या है? भौतिक पक्ष उसका निकल के आया है. तो भौतिक होने के कारण उसको सभ्यता नाम दिया गया है. और जब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी अभौतिक पक्ष पता नहीं चला अभी तक. कयास लगाए जाते कि शायद ऐसे होंगे, शायद ऐसे होंगे. तो जिस दिन उसके पिक्टोग्राफ पढ़ लिए जाएंगे, जिन पर अभी काम चल रहा है, जो उसकी लैंग्वेज है वहाँ की, जब उसको पढ़ लिया जाएगा, कहते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास किया, और
क्या नाम, मौर्यों के शिलालेख, ये सवाल आपका पीसीएस में भी आता है। मौर्यों के शिलालेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जिस समय वो लिपि पढ़ ली जाएगी तब इसका नाम हो जाएगा सिंधु संस्कृति। सारी संस्कृतियों का नाम संस्कृति हो जाएगा, क्योंकि तब उसके अभौतिक पक्ष पर प्रकाश डाला जाएगा, तब ओवरऑल उसको कल्चर कह दिया जाएगा। अभी उसको सभ्यता कहा है क्योंकि उसमें खुदाई में सारी की सारी मटेरियल पार्ट ही निकला है। क्लियर? ऑगबर्न निमकाफ ने जो इसका वर्गीकरण किया है वो भौतिक और अभौतिक रूप में किया है, और एक अवधारणा आती है सांस्कृतिक विलंबना। कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछाड़ भी कहते हैं कहीं कहीं, इंग्लिश में कल्चरल लैग। ये पूछा जाता है कहीं कहीं एग्जाम में, सांस्कृतिक पिछाड़ की अवधारणा किसने दी, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी। इंग्लिश में याद रखिए कल्चरल लैग। लैग माने होता है लंगड़ाना, ठीक। तो ये शब्द जो ऑगबर्न ने दिया है, वही सेम किताब, तो इन्होंने ये कहा, इनका कहने का मतलब ये था कि संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में, अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है। यानी मटेरियल कल्चर रैपिडली चेंज होती है, तेजी से परिवर्तन होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में बहुत समय के बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे उसमें ज्यामिति गति से परिवर्तन होता है, इसमें भौतिक संस्कृति में, मटेरियल पार्ट में, और नॉन मटेरियल पार्ट में, अभौतिक संस्कृति में धीरे धीरे अंकगणितीय रूप में परिवर्तन होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भौतिक संस्कृति है वो आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। अब यहाँ पे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि मटेरियल कल्चर आगे निकलती है अभौतिक की तुलना में। जैसे टेक्नोलॉजी में तेजी से परिवर्तन आता है, जैसे कल हमने एग्जांपल दिया था कि आईफोन हर साल नया आ जाता है ना, लेकिन जो व्यक्ति के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, वो नहीं बदलते हैं। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, बहुत दिनों बाद परिवर्तन आता है। जैसे जो विवाह पैटर्न है, पुराने ज़माने में जब बारात जाती थी तो 3 दिन की बारात होती थी, हमने भी अटेंड की एक 3 दिन वाली। उसमें पहले दिन जिस दिन बारात पहुंचती थी, फिर नेक्स्ट डे पूरा दिन रुकती थी, कच्चा खाना और उनके बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, फिर नेक्स्ट डे विदाई होती थी। अब क्या है कि बस 2-3 घंटे में शादी हो जाती है। तो ये अंतर आया, लेकिन शादी आज भी होती, सारे रिचुअल्स वही होते हैं, बस शॉर्ट कर दिए गए हैं उनको समय के साथ साथ। और टेक्नोलॉजी, पहले जो सैटेलाइट छोड़े गए थे, अब एडवांस सैटेलाइट देखिए कितने तरीके से स्पेस सेंटर पे, है ना, स्पेस एक्स कमाल कर दिया उन्होंने। सुनीता विलियम्स जो स्पेस में फंसी हुई थी उनको लेके आए, तो एडवांसमेंट हो रहा है लगातार। चांद पे स्पेस में व्यक्ति जाना, फिर वहाँ से सुरक्षित ले के आना। उस जमाने की टेक्नोलॉजी, जब राकेश शर्मा गए थे, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए, और उसके बाद जो आज की टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अंतर आ गया है। तो टेक्नोलॉजी में अपवार्ड चेंज होता है, लगातार चेंज होता है, रैपिडली चेंज होता है। भौतिक संस्कृतियाँ आप देखिए, मार्केट में जाइए, कपड़ों का पैटर्न जो है, फैशन हर साल बदल जाता है।
लेकिन जो परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य, प्रथाएं, इनमें परिवर्तन बहुत स्लो होता है। तो यही इनका कहने का मतलब है इसमें संस्कृति विलंबना की अवधारणा में कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से आगे निकल जाती है और वो उसकी तुलना में पीछे रह जाती है, इसीलिए उसे पिछाड़ कहा गया है। लैग कह दिया इंग्लिश में, कल्चरल लैग। लैग में हमेशा क्या होगा कि अभौतिक की तुलना में भौतिक संस्कृति आगे निकलेगी, या भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाएगी। बात एक ही है, पीछे किसको रहना है? अभौतिक संस्कृति को। आगे कौन निकलेगा? भौतिक संस्कृति निकलेगी। इज इट क्लियर? सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये एक शब्द जो है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट, अभौतिक तत्वों को शामिल किया है, यानी जो भौतिक संस्कृति है उसको मैकायर पेज ने सभ्यता कहा है। सोरोकिन ने इसे भावनात्मक संस्कृति, आइडिएशनल कल्चर कहा है। इसमें इन्होंने आइडिया यानी विचार, मूल्य, प्रतिमा, आदर्श, नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ, नियम, परंपराएं, प्रथाएं, जनरीतियाँ, ये फीलिंग, रूढ़ियाँ, धर्म वगैरह, ये सब क्या है? नॉन मेटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर है। रॉबर्ट वीरस्टीड ने भौतिक संस्कृति में विचारों और आदर्श नियमों को सबसे महत्वपूर्ण माना। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बात हो रही है अभौतिक संस्कृति की। इससे पहले हम लोगों ने बात की भौतिक संस्कृति, मटेरियल पार्ट। इसके अंतर्गत ऑगबर्न ने उन सभी मानव निर्मित तत्वों को रखा जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, अपनी इंद्रियों द्वारा जिनको महसूस किया जा सकता है। और दूसरा इन्होंने, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसमें फैक्ट के रूप में क्या पूछा जाएगा कि रॉबर्ट बीरस्टीड ने विचारों और आदर्श नियम, आइडिया एंड नॉर्म्स, इनको महत्वपूर्ण माना है। क्लियर? किसने माना है महत्वपूर्ण? रॉबर्ट बीरस्टीड ने। यहां से क्वेश्चन बनेगा। और इन्होंने जो टोटल आइडियाज, टोटल जो आइडियल्स होते हैं, जो क्या नाम, आदर्श होते हैं, आदर्श नियम, उनको इन्होंने 9 भागों में बांटा है। साइंटिफिक ट्रुथ, रिलीजियस बिलीफ्स, मिथ्स, है ना, लेजेंड्स, लिटरेचर, सुपरस्टिशंस, प्रोवर्ब्स, फोकवेज। तो ये इन्होंने 9, इसी प्रकार बीरस्टीड ने सभी प्रमुख आदर्श नियमों को 14 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 14 भाग हैं? कानून, अधिनियम, नियम, नियमन, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कस्टम्स, फोकवेज, मोर्स, टैबूज, फैशन, संस्कार, कर्मकांड, अनुष्ठान, कन्वेंशंस, परिपाटी, सदाचार। इसमें निषेध, टैबू को आप नहीं जानते होंगे शायद। टैबू होता है निषेध, जनजाति कानून होते हैं टैबूज। जनजाति वाले चैप्टर में, धर्म वाले में अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए, टैबू का मतलब होता है निषेध, लेकिन टैबू पवित्र होते हैं। जनजाति कानून होते हैं टैबू। टैबू का मतलब मनाही है किसी चीज की, ऐसा नहीं करना है, ये टैबू है। जैसे महिलाओं को घर की छत, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं छूनी है, हल बैल नहीं छूना है, ट्राइबल सोसाइटी में प्रेग्नेंट महिलाओं को नदी पार नहीं करनी है, ये क्या है? टैबू है। ओके, तो टैबू का मतलब है निषेध, नकारात्मक, नहीं जहां लगा हुआ है, ये नहीं करना है, मतलब दिस इज द टैबू।
लेकिन वो जो नहीं करना है वो उनके यहाँ पवित्र माना गया, इसलिए सबको, सब लोग वहाँ जनजाति समाज में उसका पूरी तरह पालन करते, जो भी उनके लिए बताया जाता है। जैसे टोडा जनजाति में जिस रास्ते पर भैंसें चलती हैं, भैंस संस्कृति है, यानी पशुपालन होता है टोडा संस्कृति, टोडा जनजाति में, तो उस रास्ते पर महिलाओं को जाना मना है। भैंसों को वहां बहुत पवित्र माना गया है और महिलाओं को अपवित्र माना गया है। जो उसमें विवाह वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इस पर, कि महिलाओं को गौशाला में जाना मना है, और जो भाई उसका पालन मतलब पशुपालन करता है, जो मेन उसका इंचार्ज है, वो अविवाहित रहता है आजीवन। टोडाओं में बहुपति प्रथा है, तो मतलब एक स्त्री कई भाई मिलकर एक स्त्री से शादी कर लेते हैं। आगे चल के विवाह वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो वहां पर सबसे बड़ा निषेध क्या है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे निषेध है। तो ये हो गए आदर्श नियमों को 14 भागों में बांटा है किसने, बीर स्ट्रीट ने। बीर स्ट्रीट का इस पे स्टडी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। वही विलंबना की अवधारणा अभी हमने बताया, कल्चर लैग की अवधारणा ऑगवन निमकॉफ ने दी, इनकी पुस्तक का नाम सोशल चेंज। तो कल्चरल लैग के कारण क्या है, संस्कृति क्यों पिछड़ जाती है, इन्होंने यहाँ पे कुछ कारण मेंशन किए हैं। ऑगवन निमकॉफ ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में कुछ कारणों का उल्लेख किया है जिसके कारण भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। ऑगवन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृति को विकास हुआ, किंतु विगत वर्षों में नवीन आविष्कारों खोजों के कारण अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हुआ है ना। अर्थात मूल्य, मान्यताओं, परंपराओं, विश्वासों की तुलना में मशीनों, मोटर गाड़ियों, यातायात, संचार के साधनों में तेजी से परिवर्तन हुआ है। और इन्होंने यही कहा कि इस कारण अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से परिवर्तन होता है, तो वो आगे निकल जाती है और वो अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। यही सांस्कृतिक। अब इसके कारण क्या बताए हैं, नवीन वस्तुओं और विचारों के प्रति शंका, यानी कोई परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को चेंज करने के लिए, कोई नई परंपरा अपनाने में लोग पूरी तरीके से, आप कह सकते हैं कि तैयार नहीं होते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। तो वो इसलिए ऐसा होता है। अतीत के प्रति निष्ठा, फेथ इन पास्ट, लोग कहते हैं अरे हमारे पूर्वज ऐसा करते चले आए, बहुत पुरानी परंपरा है, हम इससे दूर नहीं जा सकते। तो लोग नई चीज़ों के प्रति उतने उत्सुक नहीं होते, उन्हें लगता है पता नहीं क्या होगा। निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब इसमें लोगों की स्वार्थ वाली बात भी है। कई बार उन्हें लगता है कि हम, जैसे अपनी जाति में विवाह करना इतने सालों से चली आ रही परंपरा, इसके पीछे क्या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं हमारा जो बच्चा है दूसरे समाज में जाएगा, पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे लोग, अपने समाज में ठीक है, जाति का प्रेशर रहेगा लोगों का, और हम उनको जानते हैं, ये उनके स्वार्थ भी होते हैं। या व्यक्तियों में रूढ़िवाद, तो रूढ़िवादिता मतलब ट्रेडिशनलिज्म, वही बात है कि लोग चेंज को जनरली कुछ जगह स्वीकार नहीं करें। टेक्नोलॉजी में चेंज स्वीकार कर लेंगे, आपके घर में कुछ नया आए स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है रोटी और बेटी पर, तो वहां पर आदमी परंपरागत चीजों को स्वीकार करता है। रोटी के स्तर पर परिवर्तन फिर भी देखने को मिलता है, बेटी के स्तर पर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, नए विचारों के परीक्षण में, यानी जो नई चीज आई है अभी उसे टेस्ट करने में टाइम लगेगा। जैसे कोई नई पार्टी आती है, पॉलिटिकल उसमें देखें, या कोई नया नेता आता है, तो लोग पहले उसे वोट नहीं देते हैं,
वो सोचते हैं अभी तो नए 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 काम करने में देखेंगे, जो पहले से चला आ रहा है उसी पार्टी को लोग वोट करते हैं। पॉलिटिकल अगर उसमें देखें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन जब दिल्ली में किया तो दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, है ना, दिल्ली पंजाब, लेकिन पूरे देश में उनके आदमी खड़े हुए, बाकी कहीं नहीं जीते। कारण क्या है कि लोग, जो नेशनल पार्टियां हैं जो पुरानी चली आ रही, कांग्रेस उनका एक फिक्स वोट बैंक है, या बीजेपी है, तो लोग सोचते हैं भाई यही ठीक है, इन्हीं में से चुन लेते हैं जिसको भी चुनना है, बाकी लोगों का भी वेट एंड वॉच। तो धीरे धीरे कहीं उनका एक आदमी जीत गया, कहीं सरकार बना लें सारे पूरे देश में, ये संभव नहीं है। जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, धीरे धीरे मौका देते हैं। परिवर्तन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण, लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं, ये चेंज आएगा तो इस पे ये नुकसान हो सकता है। जब देश में 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई तो उससे पहले बहुत सारा सोच विचार, बहुत मंथन हुआ, अरे ये बाउंड्री दरवाजे खोले जाएंगे तो पता नहीं बाहर के लोग आके फिर कब्जा कर लेंगे, है ना, तो बहुत माथापच्ची की बात। धीरे धीरे डी लाइसेंसिंग शुरू हुई और अब जाके पूरी तरह कंफर्टेबल हुए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा विरोध, जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी चेंज को स्वीकार नहीं करते, ये कहने का मतलब है। परिणाम क्या होते हैं? परिवर्तन की दशा का उत्पन्न होना, इमरजेंस ऑफ कंडीशन ऑफ चेंज, स्वस्थ उद्योगों, औद्योगिक विकास में बाधा, संस्थाओं के कार्यों का हस्तांतरण, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अगर ये जो विलंबना होती है, जो चेंज होता है, उसके कारण ये परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो भारत में सांस्कृतिक विलंबना, अब इंडिया में क्या है, वोटो बोर्ड के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना का यह सिद्धांत भारत में पूरी तरह से लागू होता है। विगत वर्षों में भौतिक संसाधनों जैसे कृषि, उद्योग, मशीनों, सड़क यातायात, संचार के साधनों पर तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। दूसरी तरफ धर्म, दर्शन, कला, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्थाएं, इनमें परिवर्तन काफी धीमी गति से हुआ है, ना के बराबर हुआ है। तो ये सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति भारत में देखी जा सकती है। तो ये क्लियर हुआ सांस्कृतिक विलंबना। अब इसी से मिलता जो है वो संस्कृति का संगठन, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर। हम लोग सभ्यता पे बात कर लेते हैं जरा, फिर इस पे आएंगे। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मैकायोर-बेज ने जिस अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा, अभौतिक संस्कृति को संस्कृति का, तो ये सिविलाइजेशन जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सभ्यता अंग्रेजी के शब्द सिविलाइज की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिविटास और सिविस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर या नगर निवासी, यानी जो शिक्षित स्थायी निवासी जिनका व्यवहार जटिल है, इनको सिविलाइज्ड कहा गया है। टाइलर के अनुसार सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व, सामाजिक संगठन पाए जाते हैं जिनका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति, प्रसन्नता में वृद्धि करना है। पिचर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सभ्य समाज के कुछ लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में स्थायी निवास करते, यानी सभ्यता जो है संस्कृति के विकास की एक उन्नत अवस्था को कहा गया है। जैसे मॉर्गन का देखें, पहले उन्होंने कहा कि जंगली अवस्था, फिर बर्बर अवस्था, फिर सभ्यता की अवस्था आई है।
तो संस्कृति के विकास की उच्च अवस्था को सभ्यता कहा गया है। ऑगवन निमकॉफ के अनुसार सभ्यता को संस्कृति के बाद की अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मॉर्गन संस्कृति के उच्च विकसित अवस्था को सभ्यता कहा है, एडवांस। और इसमें इंपॉर्टेंट है मैकाइवर पेज का, इन्होंने कहा सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को शामिल किया जाता है, दोज मटेरियल एलिमेंट जो हमारी आवश्यकता उद्देश्यों को प्राप्त करने में साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो भौतिक फिजिकल एलिमेंट जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो ऐसे भौतिक मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर, दैट इज नॉन एज सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मैकाइवर पेज। वे पुनः लिखते हैं, सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण यंत्र पद्धति संगठन से है जिसको मनुष्य ने अपनी जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। इन्होंने एक टाइपराइटर का उदाहरण दिया। तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी? सभ्यता में मानव निर्मित भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। सभ्यता मूर्त होती है, कंक्रीट होती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सिविलाइजेशन है मीन्स ऑफ फुलफिल ह्यूमन नीड्स, यह मानव को आनंद एवं संतुष्टि प्रदान करती है। आनंद एवं संतुष्टि, जब कोई आविष्कार करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है तो व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन होता है, ये मतलब है। संस्कृति के विकास का उच्च स्तर, एडवांस लेवल। सभ्यता प्रगतिशील है और सदैव आगे बढ़ती है। सभ्यता बिना प्रयत्न के सदैव आगे की तरफ बढ़ती है, अपवाद, ये कभी नीचे नहीं जाती। जो टेक्नोलॉजी एक बार आ गई वो अब नीचे नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ ही उसका विकास होगा, हमेशा उसमें एडवांसमेंट होगा, वो डिफ्यूज नहीं होगी। सभ्यता प्रगतिशील है और सदैव आगे बढ़ती है, प्रोग्रेसिव, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। सभ्यता में परिवर्तन तेजी से होता है, चेंज हैपेंस क्विकली इन सिविलाइजेशन। सभ्यता का हस्तांतरण एवं प्रसार आसानी से किया जा सकता है, कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड एंड स्प्रेड। अब सभ्यता और संस्कृति में अंतर। टाइलर ने दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया था, सभ्यता और संस्कृति को, है ना। कहते हैं सभ्यता और संस्कृति और संपूर्ण जटिलता है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन दैट कॉम्प्लेक्स होल। टाइनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में 21 प्रकार की सभ्यताओं का उल्लेख किया है। ये पूछा जाता है सवाल, लेकिन उन्होंने कई सभ्यता के लिए संस्कृति तो यानी दोनों को एक ही माना है। सभ्यता और संस्कृति बीच सर्वप्रथम अंतर एल्फ्रेड वेवर ने किया, यानी ज़्यादातर विद्वानों ने संस्कृति और सभ्यता को एक ही मान के बात की है। सबसे पहला अंतर अगर पूछा जाए किसने किया है तो एल्फ्रेड वेवर ने अंतर किया। क्या अंतर किया है इन्होंने? तुलनात्मक अंतर देखिए। यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि सभ्यता और संस्कृति के बीच में सर्वप्रथम अंतर किसने किया? तो जवाब है एल्फ्रेड वेवर। ये ध्यान रखिएगा, यही फैक्ट पूछा जाता है। और बाकी ये जो अंतर है ये मैकाइवर पेज ने किए, तो उनका सिर्फ यही आता है कि सबसे पहले अंतर करने का प्रयास किसने किया? एल्फ्रेड वेवर ने। और विस्तृत अंतर किया है, तुलनात्मक अंतर, मैकाइवर पेज ने। अब इसमें देखिए, सभ्यता मूर्त होती है, सिविलाइजेशन इज कंक्रीट, जबकि संस्कृत एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त होती है। सभ्यता की ठोस माप संभव है, किसी चीज़ का मेजरमेंट क्या है, कैसे है, किसी टेक्नोलॉजी का, किसी फैन का, पेन का, कपड़े, वस्त्र, जो भी चीज़ें हम लोग, इनके मेजरमेंट
हो सकती है, लेकिन रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, इनकी कोई मेजरमेंट नहीं हो सकती। सभ्यता निरंतर प्रगति होती है, जबकि उसमें प्रगति नहीं होती। सभ्यता आसानी से स्थानांतरित होती है। सिविलाइजेशन कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। कहीं भी, जैसे अब फ्रांस से भारत ने जो जहाज खरीदे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है। यानी अब वो इंडिया में बनने लगेंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है। बिना कुछ आपको अपने आप में परिवर्तन किए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जबकि संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण नहीं की जा सकती। सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है। सिविलाइजेशन प्रोग्रेस विदाउट एफर्ट। ये फैक्ट के रूप में आएंगे, ध्यान रखिएगा। विदाउट एफर्ट का मतलब है कि अपने आप उसमें एडवांसमेंट होता रहता है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट हो जाता है समय समय पे। सभ्यता साधन है, संस्कृति साध्य है। यानी कहीं तक पहुंचने का माध्यम साधन कहलाता है, और जो लक्ष्य है, एंड है, वो अपने आप में साध्य कहलाता है। सभ्यता का संबंध भौतिक और बाहरी जीवन से है, संस्कृति का संबंध आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन से है। सभ्यता में परिवर्तन और सुधार अपेक्षाकृत सरल है, इजीली। संस्कृति में अपेक्षाकृत कठिन है। सभ्यता शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, जबकि संस्कृति मानसिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभ्यता में रेखीय परिवर्तन होता है, लीनियर चेंज अपवार्ड। संस्कृति में चक्रीय परिवर्तन होता है। सभ्यता का मूल्यांकन करना सरल है, कैन बी इजीली इवेल्युएट, जबकि संस्कृति का मूल्यांकन करना कठिन है। तो ये अंतर बताए हैं मैकायर पेज ने सभ्यता और संस्कृति में। इनमें रिलेशन क्या है? सभ्यता और संस्कृति के संबंध में मैकायर पेज द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, यानी संस्कृति को आगे ले जाती है। कौन? सभ्यता। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। जो सभ्यता है वो सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, यानी उसको मजबूत बनाती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, यानी जो संस्कृति है उसके चारों तरफ क्या है? सभ्यता है, टेक्नोलॉजी है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संस्कृति हमारी सभ्यता की दिशा को निर्धारित करती, यानी बाकी ज्यादा काम सभ्यता करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, उसकी रक्षा करती है। जैसे व्यक्ति के पास हथियार हैं तो उसे लगता है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें। बॉर्डर पे सेनाएं लगी हुई हैं, मिसाइलें लगी हैं और लोग आराम से सुरक्षित हैं, तो वो सभ्यता रक्षा कर रही है किसकी? संस्कृति की। लेकिन संस्कृति सभ्यता की दिशा को निर्धारित करती है। कैसे? सभ्यता की दिशा को प्रभावित कर रही है। जैसे भारत ने परमाणु बम बनाया, एटम बम, 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। दुनिया के लोग नहीं चाह रहे थे, विशेष रूप से अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि इंडिया जैसा देश जो है वो परमाणु संपन्न हो जाए, क्योंकि परमाणु संपन्न देश पे कोई जल्दी हमला करता नहीं है। तो हमने अपनी आत्मरक्षा में टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और परमाणु बम बना लिया। अब कुछ विश्व में 4-5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये कहा कि नो फर्स्ट यूज, हम पहला हमला नहीं करेंगे। भारत को पता है, जैसे पाकिस्तान धमकी देता है अक्सर कि हम परमाणु हमला करेंगे, तो भारत ने कभी नहीं कहा कि हम परमाणु हमला करेंगे, लेकिन भारत ने कहा कि हम दूसरा हमला जो करेंगे वो फिर हाइड्रोजन बम से करेंगे। तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें आप
डिस्टर्ब करोगे। अगर आपने एक बार कर तो लोगे आप, लेकिन उसके बाद नामो निशान मिट जाएगा। तो ये कहना है कि संस्कृति हमारी सभ्यता की, ये हम क्यों कह पाए कि नो फर्स्ट यूज, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, बुद्ध का देश है ना। तो ये धरती जो है वो शांति प्रिय धरती है। भगवान राम की जिनमें दया, करुणा, क्षमा, ये सब मूल्य, हमारे जितने भी देवी देवता देख लीजिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा, या महाभारत में आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। जब तक संभव हो तब तक समझौता करिए। युद्ध विनाश करता है, और इसीलिए उनको रणछोड़ कहा गया। वो भाग गए जरासंध से युद्ध करके, कर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि रोज रोज कौन युद्ध करेगा। पढ़ा होगा आपने, कंस को मारने के बाद जब जरासंध रोज आक्रमण करता था मथुरा पे, तो उन्होंने वहां से पलायन कर दिया। कई बार वो भाग जाते थे तो लोग उनको रणछोड़ कहलाते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहिए हमको रणछोड़, लेकिन हमें नहीं लगता कि आवश्यकता है युद्ध की। तो युद्ध जो है विनाश लाता है, और महाभारत में देखा सब लोग। तो कहने का मतलब है कि ये वही कर सकता है ये बात जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शांति प्रिय देश हो, जिसके पास आ, ऊंची सोच हो, जो ये मानता हो कि युद्ध विनाश करता है, जिसकी सकारात्मक रचनात्मक सोच हो, क्रिएटिविटी जिसके अंदर हो, वही व्यक्ति ये कह सकता है नो फर्स्ट यूज। तो हमने परमाणु अपनी शांति के लिए बनाया, अपनी विद्युत या अपनी और चीज़ों के लिए बनाया, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो रक्षा में काम आएगा, लेकिन हम पहला हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे सभ्यता की दिशा को कौन प्रभावित करती है? संस्कृति। ये हमारी संस्कृति है जो सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो दोनों में अंतर होते हुए भी काफ़ी घनिष्ठ रूप से ये संबंधित हैं, और मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोनों का ही निर्माण किया। संस्कृति ने मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाया, तो सभ्यता ने इसे श्रेष्ठ प्राणी बनाने का गौरव प्रदान किया। ठीक है। संस्कृति के प्रकार, फंक्शंस ऑफ कल्चर। समाज एवं व्यक्ति के जीवन में संस्कृति के विभिन्न प्रकार होते हैं। जे.एच. फिटर ने संस्कृति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की, जो इस प्रकार हैं। संस्कृति ट्रेडमार्क का कार्य करती है। इस आधार पर विभिन्न समाजों के बीच अंतर स्थापित किया जा सकता है। संस्कृति ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है कि वहाँ की पहचान है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, तो वो उसकी एक ट्रेडमार्क है इंडियन कल्चर, है ना, जिसके नाम से हम पहचान जाए कि ये चीज़ वहाँ की है। संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रीयता की भावना से कहीं अधिक ज़्यादा सांस्कृतिक भावना लोगों को जोड़ती है ना। तो सांस्कृतिक भावना क्या है कि व्यक्ति कल्चर से इमोशनली ज़्यादा जुड़ा होता है। वी आर इंडियन। ठीक है। संस्कृति सामाजिक एकता की भावना पैदा करती है, इसे राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है। संस्कृति सामाजिक संरचना का आधार मानी जाती है। देश की संस्कृति जैसी होगी वहाँ की सामाजिक संरचना भी वैसी होगी। तो संस्कृति के अनुसार वहाँ की सामाजिक संरचना होगी। ये कहना है इसका जे.एच. फिचर। संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव की आदतों एवं नैतिकता का निर्धारण करती है। डिटरमाइन ह्यूमन हैबिट्स एंड मॉरलिटी। संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता लाती है। इन्फॉर्मिटी इन बिहेवियर। संस्कृति अनुभव एवं कार्यकुशलता को बढ़ाती है। इंक्रीज एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी। संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। कल्चर सॉल्व द प्रॉब्लम्स। संस्कृति व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण
करती है। परिस्थिति भूमिका पर अलग एक चैप्टर है, स्टेटस एंड रोल। व्यक्ति का समाज में जो पद है उसको स्टेटस कहते हैं, और उस पद से रिलेटेड जो काम करता है वो उसकी भूमिका होती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है, हेल्प्स इन सोशल कंट्रोल। तो ये संस्कृति सभ्यता, संस्कृति के अंग, भौतिक अभौतिक, सांस्कृतिक लैक, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी भी इसमें काफ़ी कुछ बचा है जिसको हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में देखेंगे। यहाँ तक जो भी प्रश्न आए हों पिछले सालों के, उन प्रश्नों को कीजिए और आप हमको बताइए क्या समस्या है, समझ में आया या नहीं आया। बाकी इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप बताइए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।